हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी क्लासेस बीकानेर पर हार्दिक स्वागत है। मैं श्याम सर आपके लिए लेकर आया हूँ BA 6th सेमेस्टर कंपलसरी सब्जेक्ट जो आपका रिसर्च एप्लीकेशन का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपके लिए BA और BSc या BCom जिनके भी ये सब्जेक्ट एग्ज़ाम होने वाला उन सब के लिए क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर इसकी PDF नोट्स लेने हैं तो आप जल्दी से सारे विद्यार्थी व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको उसकी प्राइस बता दी जाएगी और आपको नोट्स मिल जाएंगे विद्यार्थियों। तो क्लास को शुरू करते हैं। क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके यहाँ से एग्जाम में लगभग 100 क्वेश्चन आने वाले विद्यार्थियों। तो पेपर रहने वाला आपका रिसर्च एप्लीकेशन। कौन सा रहने वाला है? रिसर्च एप्लीकेशन। पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन संख्या 1, अनुसंधान से क्या अभिप्राय है, इसके प्रमुख उद्देश्य एवं महत्व का वर्णन कीजिए। ये जो महामैराथन क्लास है उसके अंदर हम पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करने वाले हैं। अनुसंधान का अर्थ किसी समस्या, प्रश्न या विषय के संबंध में व्यवस्थित, तार्किक एवं प्रमाण आधारित ढंग से जानकारी प्राप्त कर सत्य निष्कर्ष तक पहुंचना होता है। इसे संतत जिज्ञासा भी कहा जाता है क्योंकि अनुसंधान की शुरुआत किसी प्रश्न को जानने की इच्छा से होती है और उसका उत्तर तथ्यों एवं प्रमाणों के आधार पर खोजा जाता है। अनुसंधान केवल वैज्ञानिक प्रयोगों तक सीमित नहीं होता बल्कि दैनिक जीवन के निर्णयों जैसे उचित कॉलेज का चयन करना, मोबाइल खरीदना, समाचार की सत्यता जांचना या किसी योजना की तुलना करना में उपयोगी होता है। फिर अनुसंधान के प्रमुख उद्देश्यों की अगर बात करें तो किसी विषय के बारे में सही एवं विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करना, समस्याओं का समाधान करना, तथ्यों का विश्लेषण करना एवं नए ज्ञान का विकास करना तथा उचित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करना, ये सब शामिल होता है। फिर अनुसंधान व्यक्ति में जिज्ञासा, तर्कशीलता, निष्णता और प्रमाणों के आधार पर सोचने की क्षमता विकसित करता है। फिर अनुसंधान का महत्व अनेक क्षेत्रों में दिखाई देता है, जैसे शिक्षा में ज्ञान को गहरा बनाता है, सामाजिक जीवन में समस्याओं की पहचान एवं समाधान में सहायता प्रदान करता है, प्रशासन में नीतियों के निर्माण का आधार बनता है तथा व्यक्तिगत जीवन में सही विकल्प चुनने में सहायक सिद्ध होता है। वर्तमान डिजिटल युग में अनुसंधान की सहायता से व्यक्ति सही एवं गलत जानकारी में अंतर कर सकता है तथा अफवाह एवं भ्रामक सूचनाओं से बच सकता है विद्यार्थियों। फिर आपके लिए नेक्स्ट इसी प्रकार इसमें दिया गया है कि इस प्रकार अनुसंधान केवल जानकारी एकत्रित करने की प्रक्रिया नहीं होता बल्कि सत्य, तर्क और प्रमाण पर आधारित निर्णय लेने की वैज्ञानिक पद्धति माना जाता है जो प्रत्येक विद्यार्थी एक जागरूक नागरिक के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। तो विद्यार्थियों आपके लिए हमने मेहनत से ये सिलेबस अकॉर्डिंग यानी हमारे द्वारा आंकलन, हमारे द्वारा अच्छे से तैयार किया गया PDF नोट्स अच्छे से आपके लिए लाया गया है ताकि विद्यार्थियों को ये नहीं लगे कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। लेकिन अगर आप ये क्लास देके जाओगे, मेरा वादा है आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा और आपका पेपर बहुत ही अच्छे नंबरों से ये पास होने वाला विद्यार्थियों। फिर आपके लिए तो जल्दी से आप एसपी क्लासेस बीकानेर को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर अपडेट्स आपके लिए मिलती रहे। और अगर हम इस वीडियो को लेकर आ सकते हैं ना तो कुछ न कुछ खास आपके लिए करने वाले हैं और आपके लिए खास किया है, जैसा हिस्ट्री का एग्जाम हो गया या हिंदी लिटरेचर, लगभग आपने वहां से क्वेश्चन आने वाले देखे होंगे विद्यार्थियों। फिर आपके लिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि एक अच्छे अनुसंधानकर्ता के प्रमुख गुणों का वर्णन कीजिए। किसका करना है? अनुसंधानकर्ता के अपने को गुणों का वर्णन करना है। तो विद्यार्थियों एक अच्छा अनुसंधानकर्ता वह होता है जो किसी विषय का अध्ययन निष्पक्ष, व्यवस्थित एवं प्रमाण आधारित दृष्टिकोण से करता है। यहाँ पे निष्पक्ष होगा, थोड़ा सा गलत को सुधार ले, यानी व्यवस्थित एवं प्रमाण आधारित दृष्टिकोण से करता है। अनुसंधान की सफलता केवल ज्ञान पर नहीं होती बल्कि अनुसंधानकर्ता के व्यक्तित्व एवं कार्यशैली में निर्भर करती है। सिलेबस में ऐसे अनुसंधानकर्ता के प्रमुख गुणों पर विशेष बल दिया गया है। किस पर दिया गया है? ऐसे विशेष गुणों पर विशेष बल दिया गया है। सबसे पहला गुण जिज्ञासा है। प्रत्येक अनुसंधान की शुरुआत किसी प्रश्न या समस्या को जानने की इच्छा से होती है। दूसरा गुण सूक्ष्म अवलोकन से माना जाता है। किससे माना जाता है? सूक्ष्म अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, जिसके माध्यम से व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर सही तथ्य एकत्रित करता है। फिर आपके लिए तीसरा गुण है धैर्य। क्या है? पैशंस, यानी तीसरा गुण आता है आपके लिए धैर्य। पैशंस यानी अनुसंधान एक समय लेने वाली प्रक्रिया है। अनुसंधान क्या है? एक समय लेने वाली प्रक्रिया है, इसलिए जल्दबाजी के स्थान पर धैर्यपूर्वक कार्य करना आवश्यक माना जाता है। चौथा गुण होता है ईमानदारी। क्या होता है? ईमानदारी। तो आपको चारों गुण याद होने चाहिए विद्यार्थियों, क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए सिलेबस इसलिए जोड़ा गया ताकि हर विद्यार्थी के अंदर ऐसे गुण विकसित हो, ऐसा व्यवहार उनसे बने ताकि हर आपको नॉलेज, आपको अच्छे से अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सके। फिर अनुसंधानकर्ता को तथ्यों को बिना परिवर्तन किए
प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की साहित्यिक चोरी से बचना चाहिए। फिर पांचवा गुण होता है निष्पक्षता एवं खुले विचार, यानी ओपन माइंडनेस, यानी अनुसंधानकर्ता को पूर्वाग्रह से मुक्त होकर प्रत्येक तथ्य का निष्पक्ष मूल्यांकन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सत्यापन की आदत भी अत्यंत आवश्यक होती है, जिससे किसी जानकारी की पुष्टि एक से अधिक स्रोतों में की जा सके। फिर आज के डिजिटल युग में एक अच्छे अनुसंधानकर्ता को पुस्तकालय, इंटरनेट, एआई आधारित उपकरणों तथा अन्य विश्वसनीय स्रोतों का संतुलित एवं जिम्मेदार उपयोग करना भी आना चाहिए। अतः कहा जा सकता है कि जिज्ञासा यानी किसी चीज को जानने की इच्छा होना, उसी को बोलते हैं जिज्ञासा। क्या बोलते हैं? उसी चीज को बोलते हैं जिज्ञासा, किसी जानने को। जैसे आपने सोचा होगा कि आपके मन में कोई सवाल आता है कि हाँ आगे क्या हुआ होगा, इसके बारे में अपने को पूरी बात पता होनी चाहिए, वो होती है जिज्ञासा। फिर होता है अवलोकन, यानी किसी चीज को बार बार पढ़ने के बाद में अब जब याद हो जाता है फिर आपको उसका अवलोकन मूल्यांकन करना भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। धैर्य हो गया, ईमानदारी हो गई, निष्पक्षता हो गई, तार्किक सोच हो गई और सत्यता की प्रकृति एक सफल अनुसंधानकर्ता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तीसरा क्वेश्चन है सूचना साक्षरता क्या है, इसके महत्व का वर्णन कीजिए। विद्यार्थियों, सूचना साक्षरता का अर्थ होता है आवश्यक जानकारी की पहचान करना, उसे उचित स्रोतों से प्राप्त करना, यानी उसकी विश्वसनीयता का मूल्यांकन करना तथा उसका नैतिक एवं जिम्मेदार उपयोग करना। वर्तमान समय में इंटरनेट एवं डिजिटल माध्यमों पर जानकारी की अधिकता के कारण सूचना साक्षरता प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अत्यंत आवश्यक कौशल बन गई है। सूचना साक्षर प्रत्येक पहले व्यक्ति सबसे पहले अपनी आवश्यकता के अनुसार सही जानकारी खोजता है। इसके लिए वह गूगल, यूट्यूब, पुस्तकालय, ई संसाधनों तथा एआई आधारित उपकरणों का उपयोग करता है। प्राप्त जानकारी को स्वीकार करने से पहले वह लेखक, प्रकाशन तिथि, स्रोत की विश्वसनीयता तथा अन्य स्वतंत्र स्रोतों से उसका सत्यापन करता है। सूचना साक्षरता का एक महत्वपूर्ण पक्ष साहित्यिक चोरी से बचना भी होता है, क्योंकि किसी अन्य व्यक्ति की सामग्री को बिना स्रोत का उल्लेख किए प्रस्तुत करना अनुचित माना जाता है। क्योंकि आपको भी पता है, अगर हम किसी के सिलेबस को बात करें या मान लो कोई भी ऐसी कोई चोरी होती है, जैसे अगर हम ये क्लास लगा रहे हैं, ठीक है, आपके लिए हमने मेहनत से कहीं से भी आपको पता चले कि सिलेबस आधारित एक क्वेश्चन तैयार किया, जैसे क्वेश्चन हमने खुद ने बनाए, और अगर हमारा कंटेंट को चोरी करता है तो वो कहीं ना कहीं क्या होती है, चोरी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? चोरी मानी जाती है। फिर उसको जानकारी को अपने शब्दों में लिखना, आवश्यकता होने पर स्रोत का उचित उल्लेख करना आवश्यक होता है। फिर सूचना साक्षरता विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन, तार्किक निर्णय क्षमता एवं डिजिटल जागरूकता का विकास करती है। उन्हें ये भ्रामक समाचारों, फर्जी सूचनाओं एवं ऑनलाइन अफवाहों से बचाती है। साथ ही एआई आधारित उपकरणों से प्राप्त उत्तरों का भी सत्यापन करने की आदत विकसित करती है। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पे कि कोई भी आपको भ्रामक गलत जानकारी देता है, जैसे बहुत लोग होते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन के जो क्या करते हैं, अपना खुद का तो मतलब क्या करते हैं, प्रचार करते हैं और बोलते हैं कि आप आ जाइए, यहाँ पर आपको क्लासेज मिलेगी या मान लो आपको ये चीज़ मिलेगी। लेकिन जैसे हम जाकर क्या देखते हैं, वहाँ पे देखते हैं कंटेंट है या नहीं है, क्लासेज है नहीं है। वो क्या करते हैं, उनका टारगेट होता है बच्चों को जोड़ना, लेकिन वो बच्चों को जोड़ तो लेते हैं, लेकिन उनके पास वो मैटर नहीं होता पढ़ाने के लिए, या उनके पास क्लासेज नहीं होती है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, क्योंकि गलत जानकारी देना या ऐसी फर्जी सूचना फैलाना कि नहीं ये 100% पूरा एग्जाम में आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम क्या करते हैं, आंकलन के आधार पर एक ऐसी रणनीति बनाकर और उनको मेहनत से बहुत सारे पेपरों का गहन अध्ययन करके क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। फिर आपके एग्जाम में क्या करते हैं, अगर वो 80 से 90% आते हैं ना, फिर हम बोलते हैं कि हाँ हमने मेहनत की और यहाँ से क्वेश्चन आए। अगर ऐसा भी नहीं बोल सकते नहीं 100% पूरा आएगा, कैसे आएगा? वही तो यूनिवर्सिटी कोई पेपर नहीं देती, या कोई मान लो आपको कोई पेपर देता है, या मान लो कहीं से क्वेश्चन आते नहीं है, हम क्या करते हैं आंकलन के आधार पर, या कोई भी व्यक्ति होता है अगर आपको ऐसा बोलता है वो बिल्कुल क्या कर रहा है, फर्जी जानकारी कर रहा है या ऑनलाइन अफवाहों से बचाती है। साथ ही एआई आधारित उपकरणों से प्राप्त, यानी अगर आज हम इसका ये पीडीएफ बना रहे हैं या मान लो अगर आपके लिए नोट्स तैयार करते हैं तो वो एआई आधारित यानी चैट जीपीटी से या मान लो कोई भी ऐसा उपकरण है वहां से बनाते हैं। तो आपको ये साथ साथ में नॉलेज भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रश्न संख्या 4, गूगल एवं यूट्यूब पर प्रभावी खोज की तकनीकों का वर्णन कीजिए। यानी विद्यार्थियों, वर्तमान डिजिटल युग में सही और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए गूगल और यूट्यूब पर प्रभावी खोज का ज्ञान अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि केवल सामान्य शब्द लिखकर खोज करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उपयुक्त तकनीकों का उपयोग करने या प्रयोग करने से कम समय में अधिक सटीक एवं उपयोगी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। फिर प्रभावी खोज की पहली सटीक कीवर्ड्स का चयन होता है, यानी आपको वो वर्ड्स चूज करने होंगे। जैसे मान लो कि आपने इस सब्जेक्ट को चूज किया है, यानी मान लो आपने सर्च किया होगा यूट्यूब पे, यानी बहुत विद्यार्थी जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपने क्या सर्च किया होगा, रिसर्च एप्लीकेशन, क्योंकि
हम वो कीवर्ड्स डालेंगे ताकि विद्यार्थी खोज करते क्या हो जाए, सीधे अपने इस वीडियो पर आ जाए। या आपने ये सर्च किया होगा एसपी क्लासेस बीकानेर, ताकि आपको क्लासेस मिल जाए। या आपने BA 6 सेमेस्टर रिसर्च एप्लीकेशन सर्च किया होगा, तो कहीं ना कहीं आपने सर्च किया तो आप कमेंट में बताएं कि हाँ सर हमने ये वर्ड सर्च किया था, ताकि आपको भी पता चले कि हाँ ये सर्च करने से ये आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर आप रिसर्च एप्लीकेशन सर्च करोगे तो आपको हिंदी साहित्य का वीडियो लगभग नहीं मिलेगा, लेकिन ये वीडियो जरूर मिल जाएगा। इससे पता चलता है क्या कि कीवर्ड्स का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। विषय से संबंधित स्पष्ट और उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करने से खोज परिणाम अधिक उपयोगी प्राप्त होते हैं। दूसरी तकनीक होती है क्वार्टेशन मार्क्स, यानी जो ये क्वार्टेशन होता है उसका प्रयोग होता है, जिससे क्या होता है किसी वाक्यांश को उसी रूप में खोजा जा सकता है। फिर तीसरी तकनीक होती है साइट स्पेसिफिक सर्च होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है किसी विशेष वेबसाइट के भीतर जानकारी खोज जाती है। देखो विद्यार्थियों, आप बुरा मत मानना, इंग्लिश थोड़ी वीक है, लेकिन फिर भी क्या करता हूँ आपके लिए वर्ड्स बोलता हूँ ताकि क्या हो जाए, कुछ आपको अगर पल्ले पड़ता है ना, तो हमारा ये उद्देश्य रहता है कि मेरे प्यारे विद्यार्थी जितने क्लास को देख रहे हैं उनके पेपर अच्छा हो जाए, बस वो अच्छे से पास हो जाए। क्योंकि अगर आपके अनिवार्य सब्जेक्ट में भी बैक लगती है ना, तो आपको एक स्टूडेंट बना दिया जाएगा, आपका 1 साल टाइम चला जाएगा, फिर आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। और हम ये नहीं चाहते कि आपके लिए कोई भी समस्या का सामना करना पड़े, इसीलिए तो हम हर क्लास लगाते हैं, नोट्स देते हैं या गेस्ट पेपर आपके लिए उपलब्ध करवाते हैं, ताकि जहां से भी आपकी हेल्प हो सके आप वहां से मदद ले विद्यार्थियों। फिर आपके लिए जिसमें किसी विशेष वेबसाइट के भीतर जानकारी खोजी जाती है, जिससे क्या होता है विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी प्राप्त करना सरल हो जाता है। फिर चौथी तकनीक आती है सर्च फिल्टर्स का प्रयोग होता है। गूगल और यूट्यूब में तिथि, डेट, वीडियो की अवधि, डायरेक्शन एवं अन्य फिल्टरों का उपयोग करके नवीन और आवश्यक सामग्री प्राप्त की जा सकती है। पांचवी आती है तकनीक रिवर्स इमेज सर्च, यानी जो चौथी तकनीक की बात करें, जिसमें अंदर क्या होता है, यानी जैसे वीडियो मैंने आज डाला है, आपका एग्जाम हो सकता है 13 अगस्त को है, ठीक है, यानी चाहे BSc है, BA है, सबका एग्जाम लगभग 13 अगस्त को ही है, ठीक है विद्यार्थियों। तो आपको क्या होगा, जो तुरंत का वीडियो होगा, अच्छा वीडियो होगा, जो अपडेट वीडियो होगा, वो यहाँ आप देखोगे, ठीक है, ये बात सही है ना। ड्यूरेक्शन आप उसको भी आधार पर, यानी समय के आधार पर या अवधि के आधार पर भी देते हो। पांचवी तकनीक रिवर्स इमेज सर्च, यानी जिसके माध्यम से किसी चित्र की वास्तविकता एवं मूल स्रोत का पता लगाया जा सकता है। खोज के दौरान प्राप्त जानकारी की विश्वसनीयता की जांच करना भी आवश्यक होता है। इसके लिए लेखक, प्रकाशन तिथि, स्रोत की प्रतिष्ठा तथा कम से कम 2 स्वतंत्र स्रोतों से जानकारी का सत्यापन करना चाहिए। केवल सोशल मीडिया या किसी एक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया है, आज फेसबुक है या मान लो कि कोई भी इंस्टाग्राम, कोई आप प्लेटफॉर्म देखें, ठीक है, तो वहां पे लोग सत्य जानकारी भी देते हैं और साथ साथ में भ्रामक जानकारी भी फैलाते हैं। यानी जैसे कोरोना आया था, या मान लो अभी जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, युद्ध तो खत्म हो जाता है, लेकिन उसके 10 दिन बाद में भी वो लाइव अपडेट देते हैं कि देखो यहाँ से फलाना वहां पर बम गिरा दिया, वहां से हवाई यान गुजरे। तो ऐसी जो भ्रामक जानकारी होती है, चाहे न्यूज वाले की बात करें या कोई भी प्लेटफॉर्म की बात करें, वैसा नहीं करना चाहिए, जिससे क्या होता है गलत संदेश जाता है समाज के अंदर। या जैसे मान लो मैं आपको भी बता दूं कि आपके जैसे मान लो कोई की गलत पेपर, ये 100% पेपर है, तो मैं आपको उस गलत भ्रामक जानकारी के तहत अगर जोड़ रहा हूं तो मेरा उद्देश्य बिल्कुल गलत है। और एक शिक्षक होने के नाते, एक सहयोगी होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि बच्चों को सही राह दिखाना, ताकि वो आगे आने वाले भविष्य में अच्छी जानकारी प्राप्त करे और आने वाले टाइम में एक अच्छे शिक्षक भी बने। और आने वाले कोई व्यवहार, मेन चीज होता है विद्यार्थियों व्यवहार का प्रदर्शन, यानी अगर मेरा व्यवहार अच्छा होगा, अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा होगा, तब भी आप अपने आप चलकर आओगे। मेरी क्लास सर्च करने का उद्देश्य या मान लो क्लास देखने का उद्देश्य क्या होगा कि सर अच्छा पढ़ाते, या मान लो सर की क्लास से क्वेश्चन आते, तभी तो आप देखते हो ना। मैं अगर आपको एक सब्जेक्ट की क्लास लगा दूंगा, उसके अंदर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, आप नेक्स्ट क्लास नहीं देखोगे। क्यों नहीं देखोगे? कि सर तो भ्रामक जानकारी फैला रहे, या मान लो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, उस टाइप से बोलता हूं। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI टूल्स का अध्ययन एवं अनुसंधान में महत्व स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी आधारित उपकरण जैसे ChatGPT हो गया, क्लाउड हो गया, जेमिनी हो गया, आधुनिक शिक्षा और अनुसंधान में महत्वपूर्ण सहायक साधक बन चुके हैं। क्योंकि अगर आपको ये क्लास दे रहा हूँ या मान लो ये नोट्स बनाए हुए हैं, तो ये ChatGPT और AI की देन है, ठीक है, यानी उसके माध्यम से अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार कर सकते हैं और बच्चों में शिक्षा के अंदर भी महत्वपूर्ण है। इनका उद्देश्य विद्यार्थियों को जानकारी प्राप्त करने, विषयों को समझने और अध्ययन को अधिक प्रभावी बनाता है, क्योंकि इसकी भाषा भी सरल होती है और पढ़ने में भी इजी लगते हैं और आपको अच्छे से याद भी हो जाता है। AI टूल्स का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि आपको कठिन विषयों को सरल भाषा में समझाने का, अध्यायों का सारांश तैयार करने में, परीक्षा की पुनरावृत्ति यानी रिवीजन कराने और उचित प्रश्न पत्र तैयार करने में सहायता करता है। क्योंकि
एआई खुद ने अपने बारे में बताया है तो कुछ बेस्ट बताया है, क्योंकि अगर आप बात करेंगे हम कोई भी डायग्राम है या फोटो है वगैरह अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं, ये इसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। फिर विद्यार्थी इनकी सहायता से अध्ययन सामग्री का विश्लेषण कर सकते हैं तथा विभिन्न विषयों को प्रारंभिक जानकारी शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। अनुसंधान के क्षेत्र में एआई टूल्स विभिन्न विषयों पर प्रारंभिक जानकारी शीघ्र देते हैं और अनुसंधान के क्षेत्र में एआई टूल्स जानकारी खोजने, विचारों को व्यवस्थित करने तथा प्रारूप ड्राफ्ट तैयार करने में सहायक सिद्ध होते हैं। विद्यार्थियों, ये समय की बचत करते हैं और अध्ययन को अधिक व्यवस्थित बनाते हैं। समय की बचत कैसे करते हैं? आपको बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़नी पड़ती, ये 50 से 60 पेज के अंदर तैयार करे हुए नोट्स आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं ताकि आपके नंबर भी अच्छे। और हम ये खुद नहीं कहते, ना कोई एआई कहता है, ये तो कहते हैं विद्यार्थी। नंबर अच्छे आते हैं कि नहीं आते, क्वेश्चन अच्छे आते नहीं, ये सारा का सारा कौन बनाते हैं? ये विद्यार्थी बताते हैं। चाहे वो बच्चों के कमेंट्स हो या मान लो कोई भी चीज़ है, वो सारे के सारे विद्यार्थी बताते हैं कि सर आपके द्वारा जो तैयार करवाया गया था कंटेंट था वहीं से क्वेश्चन आए थे। ठीक है विद्यार्थियों, फिर हालांकि इनका उपयोग केवल सहायक साधन के रूप में किया जाना चाहिए। कुछ इनकी सीमाएं होती है, जैसे एआई द्वारा दी गई प्रत्येक जानकारी पूर्णतः सत्य या अद्यतन हो, यानी सही या अद्यतन हो। यानी ऐसा कोई बिल्कुल भी नहीं है कि आप ऐसा दावा कर सकते हैं कि ये डाटा बिल्कुल सही है। यानी एआई है, उसके द्वारा लगभग क्या होता है, सही होता है। फिर भी क्या होता है, उसके अंदर सही जानकारी अपने को तथ्यात्मक चीज़ों से जरूरत मैच करनी चाहिए। जैसे हम करते हैं, जैसे मान लो पीडीएफ को तैयार करते हैं डॉक्स के द्वारा कहीं से भी, तो आपके लिए वो सही जानकारी प्राप्त करते हैं। कुछ वर्ड्स गलत होते हैं तो हम उसको स्वीकार करते हैं, यहाँ हालांकि गलती हो गई है। फिर ये आवश्यक नहीं है, इसलिए इनके उत्तरों का विश्वसनीय पुस्तकों, शोध पत्रों, पुस्तकालयों तथा अन्य प्रमाणिक स्रोतों से सत्यापन करना आवश्यक होता है। साथ ही एआई द्वारा प्राप्त जानकारी को बिना समझे या बिना स्रोत का उल्लेख किए प्रस्तुत करना उचित नहीं होता। अगर आपके लिए हम समझा रहे हैं या कोई भी तथ्य दे रहे हैं तो आपके लिए उसको समझाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा नहीं कि आपके सामने सीधा प्रस्तुत कर दिया। फिर अतः एआई टूल्स आधुनिक शिक्षा एवं अनुसंधान के उपयोगी साधन होते हैं। फिर परंतु उनका उपयोग विवेकपूर्ण, नैतिक और सत्यापन के साथ किया जाना चाहिए। यही एक जिम्मेदार शोधकर्ता की पहचान मानी जाती है। अगला प्रश्न है आपके लिए 6 नंबर, साहित्यिक चोरी क्या है और इससे बचने के उपायों का वर्णन कीजिए। विद्यार्थियों, साहित्यिक चोरी का अर्थ होता है किसी अन्य व्यक्ति के विचार, लेख, शोध, चित्र, सामग्री को बिना उचित स्रोत का उल्लेख किए अपने नाम से प्रस्तुत करना। यानी मैंने पीडीएफ बनाई है, मेहनत मैंने की है, मैंने इसके ऊपर 4 से 5 दिन काम किया, सिलेबस को कहीं से ढूंढा, फिर क्या करते हैं हम अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाते हैं, आपको देते हैं। ठीक है, हो सकता है उसका नाम मात्र चार्ज लेते हैं, उसकी वजह भी होती है क्योंकि मेहनत लगती है आपके लिए। वैसे वीडियो तो फिर बनाते हैं, लेकिन क्या करते हैं कुछ लोग, क्या करते हैं उन्हीं को चोरी करके अपना नाम लगाते हैं, फलाना नाम। जैसे मान लो कि मेरा एसपी क्लासेस बीकानेर श्याम सर है, तो किसी ने, हो सकता है किसी ने अन्य नाम लगा दिया, वो क्या करता है आपको उपलब्ध करवा रहा है, तो वो क्या होता है, गलत होता है और ये शैक्षणिक ईमानदारी के विरुद्ध माना जाता है। यानी आप शिक्षा की चोरी करके किसी दूसरे को दे रहे हो सकता है तो आप खुद बनाइए कंटेंट अपना, क्योंकि कंटेंट हमेशा जो खुद बनाता है, खुद की शैली के अंदर बना के बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है विद्यार्थियों, वही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। चोरी किया हुआ कंटेंट आप बेच सकते हैं, आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप, हाँ एक साहित्य अलग प्रकार की होती है। आपने अगर कंटेंट लिया है मेरे से और हो सकता है आपके भाई बहन है और वो भी साथ के आपके सेम सिलेबस है या सेम सब्जेक्ट है, तो आप उनको दीजिए, क्योंकि शिक्षा की वो जो नोट्स है वो पढ़ने के लिए होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें आप अपने दोस्त को या अपने भाई को भी पैसों में देंगे, वैसा भी नहीं होना चाहिए। फिर साहित्यिक चोरी कई प्रकार से हो सकती है, जैसे किसी पुस्तक, वेबसाइट या शोध पत्र से सामग्री को सीधे कॉपी पेस्ट करना। जैसे मान लो कहीं से आपने सीधा कॉपी पेस्ट कर लिया, वो क्या होता है, यानी किसी के विचारों को बिना किसी संदर्भ बिना उपयोग करना, अथवा एआई से प्राप्त सामग्री को बिना संशोधन के अपने नाम से प्रस्तुत करना। ऐसी स्थिति में लेखक के बौद्धिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। फिर प्लेग्राम यानी साहित्यिक चोरी से बचने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले जानकारी का उपयोग अपने शब्दों में करना चाहिए, ताकि यदि किसी लेखक के विचार या कथन का उपयोग किया जाए तो उसकी उचित स्रोत आवश्यक देना चाहिए। आवश्यकता होने पर, यानी जो साहित्यिक चोरी का उपयोग किया जाता है तो किंतु उसमें मूल जो विचार होते हैं वो सही उल्लेख आवश्यक होते हैं। एआई आधारित उपकरणों से प्राप्त जानकारी का भी सत्यापन करना चाहिए, उसे यथावत प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। एक अच्छा शोधकर्ता सत्यनिष्ठा, मौलिकता एवं पारदर्शिता का अनुपालन करता है। वे विश्वसनीयता स्रोतों का उपयोग करता है, संदर्भों को सही प्रकार से लिखता है तथा अपने कार्य में नैतिक मूल्यों का पालन करता है। अगर हम आपके लिए इकोनॉमिक्स हो गया, जैसे मान लो पॉलिटिकल हो गया, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, डाटा गलत आते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, हम क्या करते हैं उनको सही करके, यानी उनके अंदर अपडेट करके पीडीएफ को फिर आपके लिए लाते हैं, ताकि कोई भी विद्यार्थी गलत नहीं पढ़े। लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि पूर्णतः सही नहीं होता है, आप अच्छे से पढ़ें, आपके लिए स्रोत हमने बनाए, आप अध्ययन करके बना रहे हैं, आपके लिए अच्छा उपलब्ध हो रहा है। फिर आपके लिए 7 नंबर क्वेश्चन है, औपचारिक
आवेदन पत्र यानी एप्लीकेशन, रिज्यूम, सीवी एवं फॉर्मल ईमेल का छात्र जीवन में क्या महत्व है। अगर बात करें इस क्वेश्चन की, आशा कर रहा हूं एसपी क्लासेस बीकानेर को आप मेरे सारे विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि आपके लिए इस 6 सेमेस्टर के बाद में भी ये चैनल काम आएगा। कैसे? तो आपके लिए सीटी की तैयारी करवाई जाएगी यहाँ पे, और साथ में एमए के जितने भी विद्यार्थी होंगे, यानी 6ठे सेमेस्टर के बाद आप एमए भी करोगे, बीएड भी करोगे, तो एमए और बीएड के लिए भी आपके लिए क्लासेस लगवाई जाती है। तो आप जुड़े रहे और अपने साथियों को भी जरूर जोड़े, क्योंकि अगर एक विद्यार्थी मिलकर 5 साथियों को जोड़ेगा ना, तो हमारा परिवार भी बड़ा होगा और आने वाले टाइम में हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए उपलब्ध करवाने वाले हैं। तो औपचारिक की बात करें तो छात्र जीवन में औपचारिक संसार का विशेष महत्व है, क्योंकि विद्यार्थियों को विभिन्न शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों के लिए आवेदन पत्र, रिज्यूम, सीवी, फॉर्मल ईमेल का प्रयोग करना पड़ता है। यह न केवल उनकी अभिव्यक्ति क्षमता को दर्शाता है, बल्कि उनके व्यक्तित्व, अनुशासन एवं व्यावसायिक दृष्टिकोण को भी प्रतिबंधित करता है। फिर आवेदन पत्र एप्लीकेशन का उपयोग केवल अवकाश लेने, छात्रवृत्ति प्राप्त करने, शुल्क रियायत या बोनाफाइड प्रमाण पत्र या माइग्रेशन, चरित्र प्रमाण पत्र या अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाता है। एक प्रभावी आवेदन पत्र में विषय की स्पष्टता, विनम्र भाषा, संक्षिप्तता एवं तथ्यात्मक जानकारी का विशेष ध्यान रखा जाता है। फिर रिज्यूम या सीवी किसी विद्यार्थी की शैक्षणिक योग्यता, कौशल, उपलब्धियों, अनुभव या व्यक्तिगत जानकारी का संक्षिप्त परिचय देता है। यह इंटर्नशिप, रोजगार तथा उच्च शिक्षा के अवसर प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक अच्छा रिज्यूम स्पष्ट, व्यवस्थित तथा त्रुटि रहित होना चाहिए। फॉर्मल ईमेल आधुनिक संचार का एक प्रभावी माध्यम है। इसका उपयोग शिक्षकों, संस्थानों, कंपनियों एवं सरकारी कार्यालयों से संपर्क स्थापित करने के लिए किया जाता है, जिसमें उचित सब्जेक्ट, सॉल्यूशन, स्पष्ट संदेश, आवश्यक अटैचमेंट्स एवं प्रोफेशनल साइन अप का प्रयोग किया जाता है। फिर इन तीनों माध्यमों का उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं होता, बल्कि प्रभावी, शिष्ट एवं उत्तरदायित्वपूर्ण संचार स्थापित करना होता है। वर्तमान समय में प्रत्येक विद्यार्थी के लिए इनका ज्ञान अनिवार्य हो गया, क्योंकि उच्च शिक्षा एवं रोजगार के अधिकांश कार्य इन्हीं माध्यमों से उपलब्ध संपन्न होता है। अतः आवेदन पत्र, रिज्यूम, सीवी का फॉर्मल ईमेल आधुनिक विद्यार्थी के व्यक्तित्व विकास, शैक्षणिक सफलता तथा व्यवसायिक जीवन की महत्वपूर्ण आधारशिला माना जाता है। फिर विद्यार्थियों नेक्स्ट, अभी तो आपके लिए लघुतरात्मक क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बाद आपको बड़े वाले क्वेश्चन भी करवाऊंगा इसके साथ इसी वीडियो में, और उसके बाद आपको एमसीक्यू जो पेपर में आपके आते हैं 50 एमसीक्यू भी करवाने वाला हूं। तो वीडियो में जुड़े रहे और लाइक और शेयर करें। अगला प्रश्न 8 नंबर, आंकड़ों का अर्थ स्पष्ट करते हुए प्रश्नावली निर्माण एवं आंकड़ों के आंकलन की तुलना प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। विद्यार्थियों, आंकड़े डाटा किसी विषय, घटना या समस्या से संबंधित वे तथ्य होते हैं जिनके आधार पर विश्लेषण, निष्कर्ष एवं निर्णय लिए जाते हैं। दैनिक जीवन में परीक्षा परिणाम, उपस्थिति, मासिक व्यय, मौसम संबंधित जानकारी, खेलों के आंकड़े इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। अनुसंधान में सही और विश्वसनीय आंकड़े अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फिर आंकड़े प्राप्त करने का एक प्रमुख माध्यम प्रश्नावली होता है, क्योंकि प्रश्नावली ऐसे प्रश्नों का व्यवस्थित समूह होता है जिसके माध्यम से व्यक्तियों से किसी विषय पर आवश्यक जानकारी प्राप्त की जाती है। प्रश्न सरल, स्पष्ट, उद्देश्यपूर्ण तथा निष्पक्ष होने चाहिए ताकि उत्तरदाता उन्हें आसानी से समझ सके। आंकड़ों के संकलन की प्रक्रिया में सबसे पहले अनुसंधान का उद्देश्य निर्धारित किया जाता है। इसके बाद उपयुक्त प्रश्नावली तैयार की जाती है तथा आवश्यक व्यक्तियों से उत्तर प्राप्त किया जाता है। वर्तमान समय में गूगल फॉर्म्स जैसे डिजिटल माध्यमों का उपयोग भी व्यापक रूप से किया जाता है। प्राप्त आंकड़ों को एक्सेल तथा गूगल शीट्स के में सारणीबद्ध किया जाता है और प्रत्येक कॉलम का स्पष्ट शीर्षक दिया जाता है ताकि जानकारी को व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत किया जा सके। फिर पश्चात आवश्यकता अनुसार बार ग्राफ्स, पाई चार्ट तथा लाइन ग्राफ के माध्यम से आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, जिससे उनका विश्लेषण सरल और प्रभावी हो जाता है। विद्यार्थियों, उसके बाद आपके लिए 9 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकारों का वर्णन करते हुए सुरक्षित डिजिटल भुगतान है ऑनलाइन धोखाधड़ी के बचाव पर उपाय लिखिए। तो ये आपके लिए इस पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ साथ में आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यूपीआई से पेमेंट करते हो, आप कोई वस्तु खरीदते हो, जैसे आप पीडीएफ भी खरीद रहे हो, ठीक है विद्यार्थियों, तो आप जैसे ऑनलाइन पेमेंट करते हो, आप अच्छे से उसको देखें कि पेमेंट किस नाम से, या मान लो लेने वाला कौन है, अनजान नंबर तो नहीं है, या मान लो कि अगर ले रहा है तो वो सिक्योर तो है ना, वैसा आपके लिए होना चाहिए, ताकि अगर कोई गलत लेता है तो आप उन पर कार्रवाई करवा सकते हैं, या मान लो ऐसा होना चाहिए सिस्टम। फिर उपभोक्ता वे व्यक्ति होता है जो किसी वस्तु अथवा सेवा का उपयोग केवल अपने व्यक्तिगत प्रयोजनों के लिए करता है। प्रत्येक उपभोक्ता को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं प्राप्त करने तथा अपने अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार होता है। वर्तमान डिजिटल युग में ऑनलाइन खरीदारी
एवं डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग के कारण उपभोक्ता जागरूकता का महत्व और अधिक बढ़ गया है। उपभोक्ता को वस्तु खरीदने से पहले उसके एमआरपी, निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि, सामग्री, वारंटी एवं रिटर्न पॉलिसी की संपूर्ण जानकारी देखनी चाहिए। फिर आवश्यक प्राप्त करने चाहिए विभिन्न दुकानों एवं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कीमतों तथा उपभोक्ता समीक्षाओं की तुलना करके खरीदारी करनी चाहिए। फिर ऑनलाइन भुगतान करते समय अनेक प्रकार की धोखाधड़ियां होती है, जैसे नकली क्यूआर कोड देना या फिशिंग लिंक। यानी आप कोई बहुत विद्यार्थी होते हैं, हमारे साथ भी ऐसा होता है। यानी विद्यार्थी क्या करते हैं कि जैसे क्यूआर कोड भेजते हैं और वो क्या करते हैं, सर देखो पेमेंट हो गया, वो क्या करते हैं फिर उसका स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, कोई ये सर हमने पेमेंट कर दिया। बल्कि वो क्या करते हैं, साइबर के फ्रॉड में आता है। अगर उसका अगर इलाज कर दिया जाए ना, यानी अगर ऐसे साइबर वाले या गलत पेमेंट करने वालों पर अगर 1% भी अगर उनके नंबर खातों में दर्ज करवा दिया जाए, उन पर ऐसे मुकदमे लगते हैं विद्यार्थियों, ताकि वो कहीं भी आने वाले टाइम में ऑनलाइन तो बिजनेस छोड़ के, यानी ऑनलाइन पेमेंट को छोड़ के सारे कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा आपने कुछ नहीं करना है। गलत पेमेंट आप कभी भी मत करें, क्योंकि 150 200 रुपये ये कोई मामूली रकम होती है। और मान लीजिए आपके अगर नोट्स के 40 रुपए लग रहे हैं, अगर आप मान लो गलत तरीके से हम ले लेंगे, हम तो नोट्स भेज देंगे, आपने पेमेंट कर दिया, हम जल्दबाजी में नोट भेज देंगे। लेकिन आप एक गलत तरीके से 40 रुपए बचाकर अगर आप नोट्स ले रहे हो और आप उस शिक्षा के क्षेत्र को आप चोरी से खरीद रहे हो, आपके लिए नुकसानदायक है। वैसे हमने ये बोला ही नहीं है आप नोट्स लो, यानी हमारा कर्तव्य बनता है कि आप जिसको नोट्स लेने ना वो मैसेज करें। बाकी मैंने तो आपके लिए क्लास अच्छे से समझा रखी है। अगर आप इस क्लास को देखकर जाओगे ना, आपका पूरा माइंड क्लियर होगा, आपका एग्जाम बेस्ट से बेस्ट होगा, ये मेरा वादा है। बाकी जो देखो कुछ विद्यार्थी होते हैं जिनको क्लास देखने का टाइम नहीं होता है, वो विद्यार्थी क्या करते हैं, नोट्स लेते हैं। और लगभग विद्यार्थी क्या होता है, क्योंकि विश्वास नाम की चीज होती है, अगर आपको विश्वास होगा कंटेंट पर, आपको लगता है कि वास्तव में बेस्ट कंटेंट है और अपने को इस पर परचेज करना चाहिए। क्योंकि अगर बैक आती है, ड्यू पेपर होता है, आपका टाइम खराब होता है, तो उनके भी पैसे लगते हैं ना। यूनिवर्सिटी में आप ड्यू पेपर के सब्जेक्ट पेपर देते हो, उनके 700 से 800 रुपये फालतू के लगते हैं। रिवोल्यूशन करवाते हो आप, पैसे नहीं लगते 300 से 500 रुपये, वो हमें नहीं दिखता। क्योंकि हम क्या करते हैं, वो ऐसे ही भर देते हैं, सर हमारा रिवोल्यूशन फॉर्म भर दो। क्यों भर दो, आप 300 रुपये लगा रहे हो। आपने अगर पेपर अच्छा दिया होता, आपने अगर कंटेंट अच्छा पढ़ के पेपर देते, उनके कभी बैक नहीं आती। ये मेरा वादा है। तो आप अच्छे से पढ़ा करें, ताकि हर चीज को समझ कर करा करें। क्योंकि अगर आप 1 रुपये की चीज भी खरीदते हो ना, तो आपको समझदारी होनी चाहिए कि हाँ ये सही है क्या, वो आपको नॉलेज अगर होगा ना, तो आप कभी भी गलत नहीं करोगे। फिर क्यूआर कोड हो गए, फिशिंग लिंक हो गई, जैसे ओटीपी फ्रॉड हो गया। यानी आजकल लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन अगर नोट्स को छोड़े अगर दूसरी दुनिया की बात करें, तो वहाँ पे भी क्या करते हैं, लिंक भेजते हैं कि जैसे फलाना ऑफर आ गया, ये 99 रुपये में आपको हमेशा के लिए रिचार्ज मिलेगा। या मान लो ये अमिताभ बच्चन ने ये ऑफर दिया है कि आपको अगर लिंक क्लिक करोगे तो आपको दीपावली पर रिचार्ज फ्री मिलेगा। ऐसे आपको नहीं भेजना है, और ऐसी भ्रामक जानकारियों के अंदर आपको आना भी नहीं होता है। फ्रॉड ओटीपी हो गए या फर्जी कॉल हो गए, ऐसे कॉल आते हैं कि मैं आपका मामा का ताऊ लड़का बोल रहा हूँ, मेरा जल्दबाजी में भी मेरे भाई है वो एडमिट है, तो जल्दी से मुझे 5000 रुपये भेजो। वैसे भी क्या होता है, बहुत कॉल आते हैं, आवाज़ चेंज करके करते हैं। ऐसे भी बहुत होते हैं, जैसे मान लो मैं डीएसपी बोल रहा हूँ, ये मान लो तुम्हारी फलाना चीज़ खरीदी गई है, या मान लो यहाँ से पाई गई है, तो वो जल्दी से तुम थाने आओ, ऐसी भी जानकारी मिलती है। तो इससे भी अपने को सावधान रहना चाहिए। तभी हम कॉल करते हैं ना, तो सबसे पहले दिखाई देता है कि फर्जी कॉल से, फर्जी नोटिफिकेशन से, या एएसपी या कोई भी बड़े उच्च पदाधिकारी का अगर कॉल आता है तो उनको सीरियस मत ले। फिर इनसे बचने के लिए ओटीपी, पिन या पासवर्ड किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। आपको भी पता है जो वन टाइम पासवर्ड होता है ओटीपी, चाहे वो बैंक का ओटीपी है, चाहे आधार कार्ड का ओटीपी है, नंबर का ओटीपी है, कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। पिन नहीं बताना चाहिए, पासवर्ड तो बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए, किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। वो आपका करीबी से करीबी कितना भी मित्र हो, क्योंकि गलत काम करने वाला कभी ये नहीं देखता कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा भाई है, या कोई भी है, ठीक है। तो हालांकि नहीं करते हैं, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, अपनी सिक्योरिटी खुद करनी चाहिए विद्यार्थियों। फिर केवल अधिकृत वेबसाइट एवं सुरक्षित यूपीआई एप्लीकेशन का उपयोग करना चाहिए, एवं सुरक्षित भुगतान करने से पहले प्राप्तकर्ता का नाम अवश्य जानना है। यानी यूपीआई एप्लीकेशन सुरक्षित कौन सा होता है, यानी आपको ट्रस्टेबल जो प्ले स्टोर पर होता है, या मान लो ऐसे एप्लीकेशन जो वास्तव में सिक्योर है, सभी यूज करते हैं, वैसे करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 2 रुपये 5 रुपये के लालच में लिंक पर क्लिक कर दें। फिर यदि किसी उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी होती है, तो वह संबंधित उपभोक्ता मंच अथवा नेशनल जो कंज्यूमर नंबर होता है, कस्टमर हेल्पलाइन नंबर होता है, उन पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जागरूकता, सावधानी और सही जानकारी है डिजिटल सुरक्षा का सबसे प्रभावी माध्यम होता है। अतः प्रत्येक उपभोक्ता को अपने अधिकारों एवं डिजिटल सुरक्षा संबंधी नियमों की जानकारी होना आवश्यक होता है, जिससे वे सुरक्षित एवं विवेकपूर्ण निर्णय ले सके। उसके बाद आपके लिए 10 नंबर क्वेश्चन है, स्थानीय समुदाय के अवलोकन, ऑब्जर्वेशन एवं शोध आधारित निर्णय, रिसर्च बेस्ड डिसीजन मेकिंग के महत्व का वर्णन कीजिए। विद्यार्थियों, अभी तक भी अगर आपने, मेरे को इतनी शानदार तरीके से, आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ,
अगर आप एक लाइक करने में कंजूसी कर रहे हो ना, तो मेरा पढ़ाने का औचित्य मेरे हिसाब से सही नहीं है। क्योंकि आप अगर सपोर्ट नहीं करोगे, आप मैं देखता हूं कि मेरी क्लास 15,000 20,000 30,000 भी देखते हैं, लेकिन जब देखता हूं ना कि लाइक मात्र कितने आए, 500 लाइक आए, 400 लाइक आए, 1000 लाइक भी नहीं पहुंचे, तब मेरे को दुख होता है। फिर आप बोलते हो सर आप पीडीएफ के पैसे लेते हो। देखो, आप अगर 20,000 विद्यार्थी देख रहे हैं और 20,000 में से मात्र 400 विद्यार्थी लाइक कर रहे हैं, तो आपको भी सोचना चाहिए ना कि देखो हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं क्या। यानी अगर जितने विद्यार्थी क्लास देखे तो आपके लाइक में क्या जाता है, जैसे ही मान लो वीडियो देखोगे आप, लाइक करते ही आपको एक हाइप का बटन मिलेगा। आप हाइप करने में आपको क्या जाता है, आप हाइप करें ताकि हर विद्यार्थी के क्लास पहुंचे, ताकि एक सपोर्ट भी मिले, हमें एक अच्छा आपके लिए प्लेटफॉर्म लेकर आए, आपके लिए अच्छा नोट्स तैयार करके लाएं, तो उनका कुछ हमें भी ऐसा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए ताकि मेरे विद्यार्थी है या जितने भी विद्यार्थी है, मेरा तो एक विद्यार्थी अगर वीडियो देख रहा है ना, मैं उसके लिए भी खुश हूँ। जबकि क्योंकि एक लाइक अगर वीडियो देखकर उसने लाइक नहीं किया है और लाइक किया और कमेंट किया ना, तो मैं उससे भी खुश हूँ। बाकी आप सारे विद्यार्थी बहुत अच्छे हैं, आपके लिए सिलेबस अच्छा है, आपके लिए तैयारी भी अच्छी है, बस आप क्या करें, सपोर्ट क्या करें। फिर 10 नंबर क्वेश्चन, मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया। फिर बात करते हैं उत्तर की। तो अवलोकन अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण एवं सरल विधि है जिसमें किसी व्यक्ति, स्थान, घटना एवं परिस्थिति का व्यवस्थित एवं सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। यह बिना जटिल उपकरणों के वास्तविक तथ्यों को समझने का प्रभावी माध्यम होता है। स्थानीय बाजार, विद्यालय, महाविद्यालय, कैंटीन तथा आसपास के क्षेत्र का अध्ययन इसका प्रमुख उदाहरण माना जाता है। अवलोकन के माध्यम से वस्तुओं की कीमत, स्वच्छता, भीड़ का समय, उपलब्ध सुविधाएं तथा अन्य आवश्यक तथ्यों का रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। इससे वास्तविक परिस्थितियों की सही जानकारी प्राप्त होती है और व्यक्ति के सूक्ष्म निरीक्षण एवं विश्लेषण की क्षमता विकसित होती है विद्यार्थियों। फिर शोध आधारित निर्णय। शोध आधारित निर्णय यानी बेस्ड डिसीजन मेकिंग का अर्थ होता है कि किसी भी निर्णय को अनुमान या अफवाह के आधार पर नहीं, बल्कि प्रमाण, तथ्यों एवं विश्वसनीय जानकारी के आधार पर लिया जाए। उदाहरण के लिए मोबाइल रिचार्ज योजना का चयन, बैंक खाते की तुलना, ओटीटी या मान लो कोई भी आपके लिए हो जाए सब्सक्रिप्शन का चुनाव, स्वास्थ्य संबंधित जानकारी, ये सब क्या होने, आपको सत्यापन, ऑनलाइन उत्पादों की समीक्षा का अध्ययन, ये सभी शोध आधारित निर्णय के उदाहरण माने जाते हैं। फिर शोध आधारित सोच से व्यक्ति को भ्रामक विज्ञापनों, फर्जी समीक्षाओं, डिजिटल धोखाधड़ी एवं गलत सूचनाओं से बचाती है। ये तार्किक सोच, विवेकपूर्ण निर्णय एवं उत्तरदायी नागरिकता का विकास करती है। आधुनिक जीवन में शिक्षा, वित्त, स्वास्थ्य एवं उपभोक्ता जागरूकता जैसे प्रत्येक क्षेत्र में इसका महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार स्थानीय अवलोकन एवं शोध आधारित निर्णय व्यक्ति को वास्तविक तथ्यों पर आधारित, सुरक्षित, जिम्मेदार एवं प्रभावी निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं। नेक्स्ट आपके लिए 11 नंबर क्वेश्चन है, ई रिसोर्सेज एवं डिजिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट क्या है, अध्ययन एवं अनुसंधान में इसके महत्व का वर्णन कीजिए विद्यार्थियों। अगर बात करें वर्तमान समय में शिक्षा और अनुसंधान का स्वरूप डिजिटल होता जा रहा है, इसलिए विद्यार्थियों के लिए ई रिसोर्सेज, इलेक्ट्रॉनिक संसाधन एवं डिजिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट यानी सूचना प्रबंधन का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। ई रिसोर्सेज से आशय उन अध्ययन सामग्रियों से जो इंटरनेट या डिजिटल माध्यमों पर उपलब्ध होती है, जैसे ई बुक्स, ई जर्नल्स, ओपन एक्सेस जर्नल्स, ई लिस्ट, डिटेल्स या डिलेट तथा महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय की डिजिटल लाइब्रेरी। ये संसाधन विद्यार्थियों को नवीन, प्रामाणिक एवं गुणवत्तापूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। फिर डिजिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का अर्थ होता है डिजिटल दस्तावेजों, नोट्स, असाइनमेंट या प्रश्न पत्र या कोई भी मान लो इसके अंदर देता प्रमाण पत्र एवं अन्य शैक्षणिक जानकारी का व्यवस्थित संग्रहण एवं प्रबंधन होता है। इसके लिए गूगल ड्राइव, वन ड्राइव एवं फोल्डर सिस्टम का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक फाइल को उचित नाम, नेमिंग कन्वर्सेशन या देने में आवश्यक सामग्री का आसानी से खोजी जा सकती है। ई रिसोर्सेज का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि विद्यार्थी किसी भी समय एवं किसी भी स्थान से अध्ययन सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। इससे समय की बचत होती है और नवीनतम जानकारी उपलब्ध प्राप्त होती है। दूसरी ओर डिजिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट विद्यार्थियों को अपने शैक्षणिक अभिलेख सुरक्षित रखने एवं आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र उपलब्ध करवाने में सहायता प्रदान करता है। अनुसंधान के क्षेत्र में इसका विशेष महत्व होता है क्योंकि शोध कार्य के लिए प्रमाणिक स्रोतों का चयन एवं संदर्भ सामग्री का संग्रहण तथा दस्तावेजों का सुव्यवस्थित प्रबंधन आवश्यक होता है और डिजिटल संसाधनों का उत्तरदायित्व एवं नैतिक उपयोगी गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान का आधार माना जाता है। फिर आपके लिए 12 नंबर क्वेश्चन है, औपचारिक ईमेल यानी फॉर्मल ईमेल लेखन के प्रमुख तत्वों एवं शिष्टाचार का वर्णन कीजिए। विद्यार्थियों, औपचारिक ईमेल, फॉर्मल ईमेल आधुनिक संचार का एक प्रभावी एवं व्यावसायिक माध्यम है। इसका उपयोग महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, सरकारी कार्यालयों, कंपनियों एवं अन्य संस्थाओं के साथ आधिकारिक संवाद स्थापित करने के लिए किया जाता है। एक प्रभावी ईमेल केवल सूचना देने का माध्यम नहीं होता, बल्कि लेखक के व्यक्तित्व,
अनुशासन एवं व्यावसायिक व्यापार का परिचय देता है। औपचारिक ईमेल का पहला महत्वपूर्ण अंग सब्जेक्ट होता है, जिसमें ईमेल का उद्देश्य संक्षेप में लिखा जाता है। उसके बाद उचित सॉल्यूशन संबोधन जैसे रेस्पेक्टेड सर, मैडम का प्रयोग किया जाता है। ईमेल का मुख्य भाग स्पष्ट, संक्षिप्त एवं विषयानुकूल होना चाहिए। अनावश्यक विवरण या अनौपचारिक भाषा का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। यदि किसी दस्तावेज की आवश्यकता हो तो उसे अटैचमेंट के रूप में संलग्न किया जा सकता है तथा ईमेल में इसका उल्लेख भी किया जाता है। अंत में थैंक यू, योर फेल्थफुली अथवा रिगार्ड जैसे प्रोफेशनल साइन अप के साथ अपना नाम, कक्षा एवं आवश्यक विवरण लिखना चाहिए। ईमेल लिखते समय भाषा शिष्ट, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध तथा तथ्यात्मक होनी चाहिए, ताकि भेजने वाला क्या हो जाए, भेजने से पहले सब्जेक्ट, अटैचमेंट एवं वर्तनी की पुनः जांच करना आवश्यक माना जाता है। इस प्रकार औपचारिक ईमेल प्रभावी संचार का आधुनिक माध्यम है, जिसका सही ज्ञान प्रत्येक विद्यार्थी एवं शोधार्थी के लिए आवश्यक माना जाता है। मैं आपको आगे ईमेल का परफॉर्मा भी बताऊंगा, ईमेल कैसा होता है, आपको कैसा भेजना होता है, क्योंकि ये लघुतरात्मक क्वेश्चन है। बड़े वाले क्वेश्चन के अंदर ईमेल का एक परफॉर्मा यानी फोटो भी ऐड की हुई है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर देखने वाले, क्लास को कंटिन्यू देखते रहें। हो सकता है आप एक साथ नहीं देख रहे हैं तो क्या करें, आधी क्लास से लघुतरात्मक क्वेश्चन एक साथ देख लेना, बड़े वाले क्वेश्चन है वो अलग से देख लेना। यानी वीडियो एक ही रहेगा आपके लिए, बस आप उसको रोक के आराम से देखिए विद्यार्थियों, ताकि आपकी तैयारी मजबूत हो, आपकी अच्छी से अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध हो सके विद्यार्थियों। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि बार ग्राफ्स एवं पाई चार्ट एवं लाइन ग्राफ का परिचय देते हुए इसके महत्व एवं उपयोगिता का वर्णन कीजिए। आंकड़ों को सरल, स्पष्ट एवं आकर्षक रूप से प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न प्रकार के ग्राफों का उपयोग किया जाता है। इसमें बार ग्राफ्स, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ सबसे अधिक प्रचलित है। ये आंकड़ों को समझने, तुलना करने तथा उनका विश्लेषण करने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। बार ग्राफ्स, स्तंभ आलेख, आरेख का उपयोग विभिन्न श्रेणियों के आंकड़ों की तुलना करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए विभिन्न कक्षाओं की परीक्षा परिणाम, विद्यार्थियों की संख्या तथा मासिक आय व्यय की तुलना बार ग्राफ द्वारा सरलता से की जाती है। ये आपको बात पता होना चाहिए। फिर बाई चार्ट होता है यानी वृत्त आरेख, किसी संपूर्ण आंकड़े के विभिन्न भागों को प्रतिशत या अनुपात के रूप में प्रदर्शित करता है और ये विभिन्न मदों के योगदान को समझने में सहायक होता है। जैसे मासिक बजट में भोजन, शिक्षा एवं परिवहन पर होने वाला व्यय, ये सब इसके अंदर शामिल होता है। फिर लाइन ग्राफ, देश का रेखा आरेख, छोटा वाला क्वेश्चन आ सकता है, लाइन ग्राफ क्या होता है, पाई चार्ट क्या होता है। तो रेखा आरेख समय के साथ होने वाले परिवर्तन को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे तापमान में परिवर्तन हो गया, मासिक बिक्री हो गई, विद्यार्थियों की उपस्थिति का विश्लेषण हो गया। इन ग्राफों के माध्यम से जटिल आंकड़ों को स्पष्ट सरल रूप से समझा जाता है। अनुसंधान, शिक्षा, व्यापार, प्रशासन एवं दैनिक जीवन में इसका उपयोग होता रहा है, इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को इसका मूलभूत आधारभूत ज्ञान होना आवश्यक माना जाता है। फिर आपके लिए 14 नंबर क्वेश्चन है, सुरक्षित डिजिटल भुगतान यानी सेफ डिजिटल पेमेंट्स एवं यूपीआई का जागरूकता का महत्व स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों, डिजिटल तकनीक के विकास के साथ यूपीआई एवं ऑनलाइन भुगतान का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। वर्तमान समय में मोबाइल के माध्यम से कुछ ही सेकंड में भुगतान किया जा सकता है। यद्यपि ये सुविधा अत्यंत उपयोगी है, फिर भी डिजिटल भुगतान के साथ अनेक प्रकार की साइबर धोखाधड़ियां भी बढ़ी है। इसलिए प्रत्येक नागरिक के लिए डिजिटल सुरक्षा का ज्ञान होना आवश्यक होता है। डिजिटल भुगतान करते समय केवल विश्वसनीय यूपीआई एप्लीकेशन जैसे गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, या मान लो कि कोई नावी, आजकल नावी भी चलता है, या भारत पे हो गया, ऐसे ऐप होने चाहिए जिनको क्या करे, कोई भी मान लो ऐसे इलीगल नहीं हो। ठीक है, वैसा नहीं कि आपको 5 रुपए 10 रुपए कमीशन के आधार पर आपने कहीं से भी फेसबुक, यूट्यूब या कहीं से भी आपने लिंक से वो ऐप डाउनलोड कर दिया, वैसा नहीं होना चाहिए। ऐप को देखें कि उसकी रेटिंग क्या है, कौन सा ऐप सेफ होता है, अपना खाता जोड़ रहे हैं, आप बैंक अकाउंट जोड़ रहे हैं, हो सकता है उसके अंदर आने वाले टाइम में लाख रुपए भी हो, 50,000 भी हो, या मान लो 400-500 रुपए भी हो, लेकिन अपनी सिक्योरिटी खुद की होनी चाहिए, क्योंकि आपको वहां पे पैन कार्ड भी मैनेज करना होता है, आधार कार्ड है, बैंक खाता, सारा कुछ आपको मैनेज करना होता है। तो अपने से हमेशा सिक्योर ऐप यूज करना चाहिए। फिर विद्यार्थियों, भुगतान करने से पहले प्राप्तकर्ता का नाम अवश्य जांचना चाहिए, ताकि ओटीपी, पिन या पासवर्ड या बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी जैसे भी किसी भी व्यक्ति के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। आजकल फेक क्यूआर कोड हो गए, फिशिंग लिंक हो गई, फेक कस्टमर केयर कॉल हो गया, ओटीपी फ्रॉड जैसी धोखाधड़ी सामान्य हो गई है। जैसे मामलों में अज्ञात लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि होने पर तुरंत बैंक या संबंधित संस्था को सूचित करना चाहिए। सुरक्षित डिजिटल भुगतान से समय एवं श्रम की बचत होती है तथा आर्थिक लेन देन अधिक सुविधाजनक बनता है। साथ ही डिजिटल जागरूकता व्यक्ति को आर्थिक हानि और साइबर अपराधों से सुरक्षित रखती है। विद्यार्थियों, अगला आपके लिए 15 नंबर क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में शोध आधारित निर्णय यानी रिसर्च बेस्ड डिसीजन मेकिंग का महत्व स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों, शोध आधारित निर्णय का अर्थ होता है किसी भी निर्णय को अनुमान, अफवाह या व्यक्तिगत धारणा के स्थान पर तथ्यों, प्रमाणों एवं विश्वसनीय जानकारी के आधार पर लेना।
वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, उपभोक्ता हित, डिजिटल सेवाओं में संबंधित अनेक निर्णय लेने पड़ते हैं। ऐसे सभी निर्णयों में शोध आधारित सोच अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। दैनिक जीवन में मोबाइल फोन खरीदते समय, इंटरनेट तथा OTT योजना जो सुनने, बैंक खातों का चयन करने में, दवाइयों की जानकारी पढ़ने में, ऑनलाइन उत्पादों की समीक्षा करने में या विभिन्न दुकानों की कीमतों में तुलना करने में जैसे कार्य शोध आधारित निर्णय के उदाहरण होते हैं। इन निर्णयों में सही जानकारी एकत्रित करना, उनकी सत्यता की जांच करना, विभिन्न विकल्पों की तुलना करना आवश्यक होता है। शोध आधारित सोच व्यक्ति को भ्रामक विज्ञापनों, नकली छूट, फर्जी समीक्षाओं, गलत स्वास्थ्य संबंधी दावों एवं डिजिटल धोखाधड़ियों से बचाती है। इससे तार्किक चिंतन, विवेकपूर्ण निर्णय क्षमता तथा उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार का विकास होता है विद्यार्थियों। फिर एक जागरूक नागरिक, विद्यार्थी एवं नागरिक दोनों किसी भी जानकारी पर तुरंत विश्वास करने के बजाय उसका सत्यापन करना चाहिए तथा प्रमाणिक स्रोतों के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। यही शोध दृष्टिकोण आधुनिक शिक्षा, अनुसंधान एवं सामाजिक जीवन की मूल आवश्यकता माना जाता है। इस प्रकार शोध आधारित निर्णय व्यक्ति को अधिक जागरूक, जिम्मेदार एवं विवेकशील बनाते हैं तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सही एवं प्रभावी निर्णय लेने की क्षमता विकसित करते हैं विद्यार्थियों। ये विद्यार्थियों आपके लिए 15 लघुतरात्मक क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं, आपको 5 करने होते हैं ना, वो मैंने आपको लघुतरात्मक क्वेश्चन करवा दिए। ये बहुत ही बेस्ट है, इंपॉर्टेंट है। अब हम आपके लिए जो MCQ होते हैं वो आपके लिए करवाने वाले हैं, यानी जो 50 मैंने आपको MCQ विद व्याख्या आपको करवाने वाला हूं इसी वीडियो के अंदर विद्यार्थियों, आगे आपको देखना है। बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों MCQ की। पहला क्वेश्चन है कि अनुसंधान रिसर्च का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 केवल पुस्तकें पढ़ना, ऑप्शन नंबर बी तथ्यों के आधार पर किसी प्रश्न का व्यवस्थित समाधान खोजना, ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट से जानकारी डाउनलोड करना, या ऑप्शन नंबर डी परीक्षा की तैयारी करना। तो राइट आंसर आपका कौन सा होने वाला है? सही जवाब आपके लिए होने वाला विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। यानी अनुसंधान एक व्यवस्थित एवं तार्किक प्रक्रिया है जिसमें किसी प्रश्न का उत्तर प्रमाणों एवं तथ्यों के आधार पर खोजा जाता है। इसे ऑर्गेनाइज्ड या कर्पुष्टि भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइज्ड क्यूपुरिटी कहा जाता है। ठीक है विद्यार्थियों। फिर आपके लिए नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अनुसंधानकर्ता का आवश्यक गुण नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधानकर्ता का आवश्यक गुण नहीं है विद्यार्थियों? जिज्ञासा, ईमानदारी, पूर्वाग्रह या धैर्य। तो इसका हो जाएगा पूर्वाग्रह, यानी ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। यानी एक अच्छा अनुसंधानकर्ता निष्पक्ष, जिज्ञासु या धैर्यवान तथा ईमानदार होता है। पूर्वाग्रह बेस अनुसंधान की विश्वसनीयता को कम करता है। क्या करता है? कम करता है विद्यार्थियों। फिर आपके लिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि दैनिक जीवन में अनुसंधान का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है। दैनिक जीवन के अंदर जो अनुसंधान है उसका सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? बिना तुलना किए मोबाइल खरीदना, या विभिन्न विकल्पों की तुलना करके निर्णय लेना, या केवल मित्र की सलाह पर मान लेना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिना जानकारी यात्रा करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी सिलेबस के अनुसार किसी भी वस्तु या सेवा के विभिन्न विकल्पों की तुलना करके निर्णय लेना दैनिक जीवन में अनुसंधान का व्यवहारिक उदाहरण माना जाता है। फिर आपके लिए इंफॉर्मेशन लिटरेसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिक से अधिक वेबसाइट खोलना, ऑप्शन नंबर बी जानकारी को खोजने, परखने और नैतिक रूप से उपयोग करना, ऑप्शन नंबर सी केवल AI का उपयोग करना, या ऑप्शन नंबर डी सोशल मीडिया चलाना। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी जानकारी को खोजने, परखने या नैतिक रूप से उपयोग करना इसका आंसर होगा। फिर व्याख्या की बात करें तो सूचना साक्षरता का उद्देश्य नहीं, जानकारी खोजने, उसकी विश्वसनीयता की जांच करने तथा उसका जिम्मेदारी पूर्वक प्रयोग करना इसका माना जाता है। फिर आपके लिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि किसी जानकारी की विश्वसनीयता जांचने का उचित सही तरीका क्या होता है? केवल व्हाट्सएप पर विश्वास करना, केवल विकिपीडिया पढ़ना, कम से कम 2 स्वतंत्र स्रोतों से सत्यापन करना, या केवल यूट्यूब देखना। तो विश्वसनीय कब होगा? कम से कम 2 स्वतंत्र स्रोतों से अगर जानकारी प्राप्त करेंगे, सत्यापित करेंगे तो आपका सही हो जाएगा। यानी अगर हम देखें क्रॉस वेरिफिकेशन पर विशेष बल दिया गया है, अर्थात किसी भी जानकारी को कम से कम 2 स्वतंत्र स्रोतों से जांचना आवश्यक माना जाता है। अगला आपके लिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि विकिपीडिया का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? विकिपीडिया का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? अंतिम प्रमाणिक स्रोत के रूप में, प्रारंभिक जानकारी एवं रेफरेंस प्राप्त करने के लिए, शोध के पत्र के स्थान पर, या केवल मनोरंजन के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका लिए ऑप्शन नंबर बी। सिलेबस के अनुसार विकिपीडिया प्रारंभिक जानकारी एवं संदर्भों के लिए उपयोगी है, परंतु इसे अंतिम प्रमाणिक स्रोत नहीं माना जाता। ये आप ध्यान रख लेना, ठीक है। AI टूल्स का प्रयोग करते समय
सबसे महत्वपूर्ण सावधानी क्या है? उत्तरों को बिना पढ़े लिख देना, उत्तरों का सत्यापन करना, केवल एआई पर निर्भर रहना या इंटरनेट बंद रखना। तो सही जवाब हो जाएगा उत्तरों का सत्यापन करना, यानी चैट जीपीटी, क्लाउड या जेमिनी उपयोगी है, लेकिन उसके उत्तरों की विश्वसनीय स्रोतों से पुष्टि करना आवश्यक माना जाता है। फिर आपके लिए 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि प्लेगियरिज्म का अर्थ क्या होता है? स्वयं लिखना, बिना स्रोत बताए किसी की सामग्री का उपयोग करना, पुस्तक पढ़ना या शोध करना। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी बिना उचित स्रोत दिए गए किसी एक अन्य की सामग्री को अपने आप से प्रस्तुत करना साहित्यिक चोरी कहलाता है। क्या कहलाता है? साहित्यिक चोरी कहलाता है। फिर आपके लिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि डिजिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? मोबाइल बदलना, डिजिटल दस्तावेज को व्यवस्थित संग्रहण करना, गेम खेलना या सोशल मीडिया चलाना। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, फोल्डर सिस्टम के माध्यम से नोट्स, प्रमाण पत्र, असाइनमेंट एवं सुरक्षित एवं व्यवस्थित प्रबंधन किया जा सकता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त ई संसाधन रिसोर्स है? यानी मुख्य ई संसाधन रिसोर्स कौन सा है? तो डिलेंट्स, एन लिस्ट, ओपन एक्सेस, जर्नल्स या उपयुक्त सभी। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिलेबस में एन लिस्ट या डिलेंट्स या ओपन एक्सेस या जर्नल्स को अध्ययन एवं अनुसंधान के प्रमुख ई संसाधनों के रूप में शामिल किया जाता है। तो जिनको भी विद्यार्थियों पीडीएफ नोट्स लेने हैं ना, वैसे मैंने आपको देखो इस वीडियो के अंदर बड़े वाले क्वेश्चन नहीं करवाए, लघुतरात्मक और एमसीक्यू करवा रहा हूँ, ताकि आपका अच्छे से कम टाइम के अंदर 1 घंटे के अंदर पूरा अच्छे से कवर हो जाए। बाकी पीडीएफ नोट्स लेने के लिए देखो नीचे स्क्रीन पर नंबर दे रखे, आप इन पर मैसेज कर सकते हैं और शुल्क के साथ आपको पीडीएफ मिलेगी। फ्री पीडीएफ नहीं है, क्योंकि आप फिर मैसेज करोगे सर फ्री है क्या पीडीएफ, फिर आपका भी टाइम जाएगा, हमारा भी टाइम जाएगा। इससे अच्छा है कि इसका पीडीएफ फ्री नहीं है, आप वहीं विद्यार्थी मैसेज करें उसके आधार पर। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है कि औपचारिक ईमेल में सबसे पहले किसका विशेष ध्यान रखना चाहिए? इमोजी का, सब्जेक्ट फाइल लाइन का, कलर का या फ्रंट स्टाइल का? तो सब्जेक्ट लाइन का इसका ध्यान रखना चाहिए, यानी औपचारिक ईमेल का उद्देश्य स्पष्ट रूप से करने के लिए उपयुक्त सब्जेक्ट लाइन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है आरटीआई का पूरा नाम क्या है? आरटीआई का पूरा नाम क्या है? राइट टू इन्वेस्टिगेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंटरनेट या रिसर्च एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी आरटीआई नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। सिलेबस में इसके सरल प्रारूप एवं उपयोग का अध्ययन की शामिल होता है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है कि क्वाइस्टोर का QUESTIONARI का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो परीक्षा लेना, व्यवस्थित रूप से जानकारी एकत्रित करना, विज्ञापन देना, मनोरंजन करना। इसका सही जवाब है प्रश्नावली अनुसंधान में उत्तर, यानी प्रश्नावली अनुसंधान है जिसमें उत्तरदायित्वों से आवश्यक जानकारी एकत्रित करने का प्रमुख साधन माना जाता है। फिर आपके लिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि आंकड़ों की श्रेणियों की तुलना करने के लिए सबसे उपयुक्त ग्राफ कौन सा है? पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ या फ्लो चार्ट? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बार ग्राफ। कौन सा हो जाएगा? बार ग्राफ हो जाएगा। फिर 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान में तथ्य प्रस्तुत करने का उपयुक्त तरीका माना जाता है? तो अनुमान के आधार पर निष्कर्ष देना, केवल व्यक्तिगत राय देखना या प्रमाण एवं आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष देना या बिना जांच के जानकारी स्वीकार करना। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, यानी अनुसंधान का आधार प्रमाण, तथ्य, व्यवस्थित विश्लेषण, इसलिए निष्कर्ष सदैव विश्वसनीय आंकड़ों एवं सत्यापित जानकारी पर आधारित होना चाहिए। फिर आपके लिए 16 नंबर क्वेश्चन, एक प्रभावी आवेदन पत्र एप्लीकेशन का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? यानी अलंकारिक भाषा, स्पष्टता एवं संक्षिप्तता, हास्यपूर्ण शैली, अत्यधिक विवरण। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी औपचारिक आवेदन पत्र में भाषा स्पष्ट, विनम्र, संक्षिप्त एवं उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। आवश्यक विवरण एवं भावनात्मक भाषा से बचना चाहिए। फिर आपके लिए 17 नंबर प्रश्न है रिज्यूम का मुख्य उद्देश्य क्या है? रिज्यूम का मुख्य उद्देश्य कहानी लिखना, व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक योग्यता का संक्षिप्त परिचय देना, आवेदन पत्र का स्थान लेना या शोध रिपोर्ट तैयार करना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रिज्यूम सीवी में शैक्षणिक योग्यता, कौशल, अनुभव एवं उपलब्धियों का व्यवस्थित विवरण दिया जाता है, जिससे रोजगार या उच्च शिक्षा के अवसर प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अगला आपके लिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि आरटीआई आवेदन किससे संबंधित हैं? निजी कंपनियों से सूचना प्राप्त करने के लिए, सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त करने के लिए, न्यायालय का निर्णय बदलना या बैंक खाता खोलना। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, सूचना का अधिकार। आरटीआई नागरिकों को सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है विद्यार्थियों। फिर आपके लिए 19 नंबर क्वेश्चन कि प्रश्नावली तैयार करते समय सबसे अधिक ध्यान किस बात पर दिया जाता है?
कठिन भाषा पर, स्पष्ट एवं निष्पक्ष प्रश्न पर, लंबे प्रश्नों पर, व्यक्तिगत टिप्पणी पर। सही जवाब है स्पष्ट एवं निष्पक्ष प्रश्नों पर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। यानी प्रश्नावली के प्रश्न सरल, स्पष्ट, निष्पक्ष एवं अनुसंधान के उद्देश्य के अनुरूप होने चाहिए ताकि सही एवं विश्वसनीय उत्तर प्राप्त हो सके। विद्यार्थियों, अभी तक अगर आपने YouTube चैनल एसपी क्लासेस बीकानेर को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सारे विद्यार्थी थम्स अप का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर ले। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, समय के साथ होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए सबसे उपयुक्त ग्राफ कौन सा है? पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ या स्टोर ग्राफ? तो सही आंसर है लाइन ग्राफ, यानी समय अनुसार होने वाले परिवर्तन जैसे मासिक बिक्री, तापमान या उपस्थिति को प्रदर्शित करने के लिए लाइन ग्राफ सबसे उपयुक्त माना जाता है। फिर अगला 21 नंबर क्वेश्चन है कि पाई चार्ट का मुख्य उद्देश्य किसके लिए किया जाता है? समय के परिवर्तन में दिखाने के लिए, विभिन्न भागों का प्रतिशत या अनुपात प्रदर्शित करने के लिए, शब्दों की तुलना करने हेतु या मानचित्र बनाने हेतु? तो सही जवाब है विभिन्न भागों का प्रतिशत या अनुपात दर्शित करने हेतु, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। फिर आपके लिए अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, देश के स्प्रेडशीट का प्रमुख उपयोग क्या होता है? चित्र बनाना, आंकड़ों का संग्रहण करना, गणना एवं विश्लेषण करना, या वीडियो संपादन करना, या प्रस्तुति बनाना? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आंकड़ों का संग्रहण या गणना एवं विश्लेषण करना। व्याख्या की बात करें, स्प्रेडशीट जैसे एक्सेल या गूगल शीट्स का उपयोग डेटा को व्यवस्थित करने या गणना करने या विश्लेषण एवं ग्राफ तैयार करने के लिए किया जाता है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है कि उपभोक्ता का मूल अधिकार कौन सा है? उपभोक्ता का मूल अधिकार कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 गलत सूचना प्राप्त करना, या सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण वस्तु प्राप्त करना, बिना बिल के खरीदारी करना, नियमों की अनदेखी करना? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रत्येक उपभोक्ता को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं एवं सेवाएं प्राप्त करने तथा सही जानकारी जानने का अधिकार प्राप्त होता है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन, ऑनलाइन खरीदारी से पहले सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होना चाहिए? केवल विज्ञापन देखना, कीमत, रिव्यूज एवं रिटर्न पॉलिसी की तुलना करना? तीसरा सी ऑप्शन है तुरंत भुगतान करना, या ऑप्शन नंबर डी OTP साझा करना? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कीमत, रिव्यू, यानी व्याख्या की अगर बात करें, सुरक्षित समझदारीपूर्ण खरीदारी के लिए कीमत, उपभोक्ता समीक्षा तथा रिटर्न पॉलिसी का अध्ययन आवश्यक माना जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल भुगतान का उपयोग नियम सही है? तो OTP सभी को बताना, UPI पिन साझा करना, भुगतान से पहले प्राप्तकर्ता का नाम जांचना, या अज्ञात लिंक पर क्लिक करना? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी भुगतान से पहले प्राप्तकर्ता का नाम जांचना वेरी इंपॉर्टेंट होता है। व्याख्या की अगर बात करें, भुगतान से पहले प्राप्तकर्ता का नाम सत्यापित करना तथा OTP एवं पिन गोपनीय रखना ताकि डिजिटल सुरक्षा का मूल नियम बना रहता है। अगला आपके लिए 26 नंबर क्वेश्चन है, फिशिंग का उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा देना, गोपनीय जानकारी चोरी करना, इंटरनेट की गति बढ़ाना, मोबाइल अपडेट करना? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी फिशिंग से नकली वेबसाइट, ईमेल या लिंक के माध्यम से बैंक विवरण, पासवर्ड या OTP जैसी गोपनीय जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जा सकता है। फिर आपके लिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि स्थानीय समुदाय के अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान विधि कौन सी है? अनुमान लगाना, अवलोकन, या कल्पना करना, या विज्ञापन पढ़ना? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी स्थानीय बाजार, विद्यालय, समुदाय का अध्ययन, वास्तविक परिस्थितियों को समझने के लिए अवलोकन की विधि सबसे प्रभावी मानी जाती है। अगला आपके लिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि शोध आधारित निर्णय, रिसर्च बेस्ड डिसीजन मेकिंग का आधार क्या है? ऑप्शन नंबर 1 अफवाह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसके अंदर अनुमान, ऑप्शन नंबर सी प्रमाण एवं सत्यापित तथ्य, ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिगत पसंद? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, यानी शोध आधारित निर्णय हमेशा विश्वसनीय जानकारी, प्रमाण एवं विश्लेषित तथ्यों पर आधारित होते हैं, न कि अनुमान या अफवाहों पर आधारित होते हैं। फिर आपके लिए 29 नंबर क्वेश्चन है, डिजिटल जीवन में सबसे अच्छी आदत कौन सी है? यानी सभी पासवर्ड एक जैसे रखना, जानकारी का सत्यापन करना, अज्ञात लिंक खोलना, OTP साझा करना? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। तो डिजिटल सुरक्षा एवं सूचना साक्षरता के लिए किसी भी जानकारी का सत्यापन करना तथा सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। फिर आपके लिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि रिसर्च एप्लीकेशन विषय का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल परीक्षा पास कराना, शोध आधारित सोच, सूचना साक्षरता एवं व्यवहारिक जीवन कौशल विकसित करना, या केवल कंप्यूटर सिखाना, केवल अंग्रेजी लेखन सिखाना? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी पूरे उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में शोध दृष्टिकोण, सूचना साक्षरता डिजिटल हो।
31 नंबर क्वेश्चन क्या है, गूगल ड्राइव का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो वीडियो एडिट करना, क्लाउड पर फाइलों का सुरक्षित एवं संग्रहण एवं साझा करना, केवल गेम खेलना, सोशल मीडिया चलाना। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी गूगल ड्राइव क्लाउड स्टोरेज सेवा होती है जिसके माध्यम से दस्तावेज, नोट्स एवं फाइलों को सुरक्षित रखा जाता है। फिर आपके लिए 32 नंबर क्वेश्चन की, किसी डिजिटल फाइल का उचित नेमिंग कन्वेंशन क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि फाइल का आकार बढ़ाने के लिए, फाइल को आसानी से पहचानने और खोजने के लिए। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कोई भी नाम अगर हम रखेंगे फाइल का तो उसी के आधार पर फाइल को सर्च कर सकते हैं, खोज सकते हैं। फिर आपके लिए 33 नंबर क्वेश्चन, ओपन एक्सेस रिसोर्सेज की प्रमुख विशेषता क्या है? केवल भुगतान पर उपलब्ध होते हैं, इंटरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध होते हैं, केवल पुस्तकालय पर होता है, क्या केवल शिक्षकों के लिए होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें ओपन एक्सेस संसाधन बिना शुल्क के उपलब्ध होते हैं जो अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए उपयोगी माने जाते हैं। फिर आपके लिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि औपचारिक ईमेल में अटैचमेंट का उद्देश्य क्या होता है? संदेश को लंबा बनाना, आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना, विज्ञापन भेजना, हस्ताक्षर हटाना। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, यानी किसी प्रमाण पत्र की रिज्यूम या आवेदन की आवश्यकता हो तो उसे अटैचमेंट के रूप में ईमेल के साथ भेजा जाता है। निम्न में से कौन सा औपचारिक संचार फॉर्मल का माध्यम है? व्हाट्सएप चैट, फॉर्मल ईमेल, मीम या स्टेटस? सही जवाब है फॉर्मल ईमेल, यानी विश्वविद्यालय, कार्यालय या संस्थानों में औपचारिक संवादों के लिए फॉर्मल ईमेल का उपयोग किया जाता है। डाटा कलेक्शन का प्रथम चरण क्या है? तो डाटा कलेक्शन का प्रथम चरण होगा ग्राफ बनाना, उद्देश्य निर्धारित करना। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। किसी भी शोध में डेटा एकत्रित करने से पहले अनुसंधान का उद्देश्य स्पष्ट करना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि इसके आधार पर प्रश्नावली एवं अन्य विधियां निर्धारित की जाती है। डेटा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है? डेटा हटाने के लिए, विश्लेषण को सरल बनाने के लिए, इंटरनेट बचाने के लिए या समय बढ़ाने के लिए? ऑप्शन नंबर बी, यानी व्यक्तिगत डेटा को समझना, तुलना करना, उससे निष्कर्ष निकालना अधिक सरल और प्रभावी माना जाता है। फिर आपके लिए 38 नंबर क्वेश्चन है, कस्टमर अवेयरनेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिक खरीदारी करना, उपभोक्ता को उसके अधिकार एवं कर्तव्य प्रति जागरूक बनाना। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्यार्थियों, तबीयत खराब होने के बावजूद भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि इस एग्जाम के आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आए और आपके लिए ये पेपर जो अनिवार्य होने वाला है आपके लिए वेरी वेरी यूजफुल हो जाए। आप तो क्या करेंगे, वो सपोर्ट नहीं करोगे, क्योंकि वीडियो तो बनाया है आपके लिए। क्या किया है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा रुक के बोला है ना। इस वीडियो को बनाने में मुझे कम से कम 4 से 5 घंटे लगे, क्योंकि मैं 50 बार तो इस वीडियो के लिए रुक चुका हूँ, बस आपके लिए, ताकि मेरा वीडियो पूरा हो जाए और सारे विद्यार्थियों के लिए अपलोड हो जाए। बस हमारी यही मनोकामना रहती है, क्योंकि आप तो सपोर्ट करने के लिए क्या करना होता है, ओनली फॉर वीडियो शेयर करना होता है, लाइक और कमेंट करना होता है, या चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। बाकी वो आप नहीं कर पाते। आप इनमें से अगर एक भी काम कर देना तो हम सोच लेंगे हमारे विद्यार्थी करते हैं, नहीं करते हो। व्हाट्सएप चैनल पे आप गेस्ट पेपर लोगों के आते हैं, वो 500 बच्चे शेयर करते हैं, लेकिन मैं जैसे ये वीडियो डालूंगा ना तो मात्र 100 लोग तो दूर 50 लोग भी शेयर नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते पता नहीं है। क्या गेस्ट पेपर में 20 क्वेश्चन आते हैं, वो बेस्ट होता है, या 20 क्वेश्चनों को यूट्यूब पे आपके लिए 1 घंटा मेहनत करके उत्तर सहित आपको समझाना बेस्ट होता है? वो आपको फ़र्क पता होना चाहिए, क्योंकि केवल क्वेश्चन पता होने से पेपर अच्छा नहीं होता। पेपर में आपको उत्तर क्या लिखना है वो आपको पता होना चाहिए। इसलिए गेस्ट पेपर वगैरह के चक्कर में न पढ़ते हुए आप ऐसा कंटेंट पढ़े जिससे आपका पेपर अच्छा हो। मैं आपको 20 क्वेश्चन दे दूंगा, मान के चलिए लोग 30 क्वेश्चन देते हैं आपके सिलेबस में, पेपर में आधार पर है, तो वह क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन बना दिए पेपर में, कहाँ से नहीं आएंगे बताओ? बाकी आपको तो उत्तर याद होना चाहिए ना, केवल क्वेश्चन याद होने से कुछ नहीं होता। अगला 39 नंबर क्वेश्चन, ऑनलाइन खरीदारी करते समय सबसे पहले क्या देखना चाहिए? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, विक्रेता की विश्वसनीयता रिव्यू। फिर आपके लिए 40 नंबर क्वेश्चन है, सुरक्षित यूपीआई लेनदेन के लिए कौन सा नियम सही है? पिन साझा करना, भुगतान से पहले प्राप्तकर्ता का नाम जांचना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए प्राप्तकर्ता का नाम सत्यापित करना या ओटीपी या पिन गोपनीय रखना अनिवार्य माना जाता है। फिर आपके लिए 41 नंबर है, फेक क्यूआर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सही उद्देश्य क्या होता है? सही भुगतान कराना, उपभोक्ता को धोखा देकर धन प्राप्त करना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो, क्योंकि आप सभी को पता है नकली क्यूआर देंगे तो उससे क्या होगा, धोखा ही तो दिया जाता है। ऑब्जर्वेशन मेथड का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? तो सबसे बड़ा लाभ होता है वास्तविक परिस्थितियों का प्रत्यक्ष अध्ययन करना, यानी ऑप्शन नंबर बी, अवलोकन विधि के माध्यम से शोधकर्ता वास्तविक घटनाओं के व्यवहार में प्रत्यक्ष अध्ययन करता है। फिर रिसर्च बेस्ड थिंकिंग किस क्षमता का विकास करती है? तो इसके अंदर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तार्किक एवं प्रमाण आधारित निर्णय क्षमता, यानी शोध आधारित सोच व्यक्ति को प्रमाणों और तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है।
44 नंबर क्वेश्चन है, डिजिटल जीवन में मजबूत पासवर्ड का उद्देश्य क्या होता है? सही जवाब है व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षित रखना। ठीक है, फिर आपके लिए 45 नंबर, निम्न में से कौन सा विश्व स्तरीय सूचना स्रोत माना जाता है? तो सही जवाब है प्रमाणित शैक्षणिक वेबसाइट एवं ई रिसोर्सेज, यानी अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए प्रमाणित शैक्षणिक वेबसाइट जैसे ई जर्नलिस्ट एवं ओपन एक्सेस रिसोर्सेज अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं। फिर किसी जानकारी को स्वीकार करने से पहले क्या करना चाहिए? सत्यापन करना चाहिए। चाहे आपके पास लिंक आए, आपके पास ओटीपी आए, कुछ भी आए, आपको पहले क्या करना चाहिए? वेरीफाइड करना चाहिए। यानी सूचना साक्षरता का मूल सिद्धांत है किसी भी जानकारी की विश्वसनीय स्रोतों से पुष्टि करने के बाद ही उसे स्वीकार या साझा किया जाना चाहिए। 47 नंबर क्वेश्चन है कि शोध में नैतिकता का मुख्य उद्देश्य क्या है विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 1 समय बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी जानकारी एवं ईमानदारी एवं मौलिकता बनाए रखना। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ईमानदारी एवं मौलिकता बनाए रखना। यानी शोध नैतिकता का आधार सत्यनिष्ठा, मौलिकता एवं प्रामाणिकता माना जाता है, यानी साहित्यिक चोरी से बचना चाहिए। फिर 48 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक विद्यार्थी के लिए रिसर्च एप्लीकेशन विषय का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो सही जवाब है जीवन उपयोगी कौशल एवं वैज्ञानिक सोच का विकास करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यह विषय विद्यार्थियों में शोध परीक्षण दृष्टिकोण, सूचना साक्षरता, डिजिटल कौशल एवं व्यवहारिक निर्णय क्षमता विकसित करने का केंद्रित बिंदु है। फिर आपके लिए 49 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों कि निम्न में से कौन सा कथन अनुसंधान के संबंध में सही है? तो अनुसंधान केवल वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में होता है, अनुसंधान केवल शोध विद्यार्थियों के लिए शोधार्थियों के लिए होता है, अनुसंधान केवल दैनिक जीवन में निर्णय लेने में उपयोगी होता है। ऑप्शन नंबर डी अनुसंधान केवल पुस्तकालय तक सीमित होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, यानी दैनिक जीवन में निर्णय लेने में भी उपयोगी माना जाता है। यानी अगर इसकी व्याख्या की बात करें, व्याख्या है दैनिक सिलेबस अनुसंधान को दैनिक जीवन, शिक्षा, उपभोक्ता जागरूकता एवं डिजिटल निर्णयों में जोड़ता है। फिर आपके लिए 50 नंबर अंतिम क्वेश्चन है विद्यार्थियों, पूरे रिसर्च एप्लीकेशन पाठ्यक्रम का केंद्रीय उद्देश्य क्या है? केवल सिद्धांत बढ़ाना, विद्यार्थियों में अनुशासन कौशल, सूचना साक्षरता, डिजिटल दक्षता, औपचारिक संचार एवं जिम्मेदार नागरिकता का विकास करना, केवल कंप्यूटर प्रशिक्षण देना या केवल प्रोजेक्ट बनाना? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी पाठ्यक्रम का समग्र उद्देश्य विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन, शोध कार्य, डिजिटल युग की आवश्यकताओं के अनुरूप सक्षम बनाना है। यही पूरे सिलेबस का मुख्य आधार बिंदु है। तो विद्यार्थियों क्लास कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी, यानी मात्र 1 घंटे के अंदर पूरा पेपर कवर करवाने वाला हूँ। यानी आपको मैंने पूरा पेपर 1 घंटे के अंदर अच्छे से करवा दिया, और जिसको भी एक वीडियो देख लिया ना, उसके पेपर ये बहुत अच्छा होगा, अनिवार्य सब्जेक्ट आपका अच्छे से पास होगा और आप एक BA कोर्स कंप्लीट कर चुके होंगे विद्यार्थियों। तो सभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। और मैं आपको कॉन्फिडेंस, विश्वास दिलाता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखे जाना, 1 से 2 बार, आपका पेपर बेस्ट होने वाला है। और अपने साथियों को शेयर जरूर कर देना।